भारत और जापान ने साइबर सुरक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में आपसी समझौते पर किए हस्ताक्षर। मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में करीब 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 181 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके। और विश्व गौरैया दिवस पर छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं पक्षी संरक्षण के अनूठे प्रयास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान साइबर सुरक्षा और बुनियादी विकास सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में आपसी समझौते के लिए सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के बीच कल शाम नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान आपसी हितों से संबंधित 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौते साइबर सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री किशिदा के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जापान अगले 5 वर्षों के दौरान भारत में 3.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। आज की हमारी चर्चा ने हमारे आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। हमने द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हमने यूनाइटेड नेशंस और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपना समन्वय बढ़ाने का निर्णय लिया। श्री मोदी ने कहा कि विश्व अभी भी कोविड महामारी और इसके असर से जूझ रहा है। इस वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को सामान्य बनाने में अभी भी बाधाएं आ रही हैं। संवाददाता सम्मेलन में भारत और जापान ने यूक्रेन में संघर्ष और मानवीय संकट पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। अपने संयुक्त बयान में दोनों देशों ने यूक्रेन में तुरंत हिंसा समाप्त किए जाने और बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की अपील की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी में करीब 6 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें सब्जी मंडी के निर्माण और रोजगार सहित अन्य कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कुम्हारी में थोक सब्जी मंडी के निर्माण की घोषणा भी की। ये सब्जी मंडी 23 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगी। उन्होंने रोजगार के लिए मछली पालन जैसी गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 3 सालों में कुम्हारी की सूरत तेजी से बदली है। यहाँ बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। जो गौठान बना रहे हैं, गौठान जो बने हैं, उसी में हम लोग रूरल इंडस्ट्रियल पार्क रिपा उसकी शुरुआत करेंगे, जिसमें गांव में जो चीज़ें मिलती है उसका वैल्यू एडिशन करें, उससे संबंधित जो उद्योग है उसे लगाएं ताकि गांव के लोगों को रोजगार मिले, उस वैल्यू एडिशन हो ताकि उसे ज़्यादा कीमत मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हारी में अब सड़क और पुल सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मौजूद हैं। अब यहां पर अच्छा अस्पताल है। 2 अंग्रेजी माध्यम स्कूल हैं जो जंजगिरी और कुम्हारी में चल रहे हैं। इसके साथ ही महाविद्यालय भी शुरू किया गया है। श्री बघेल ने कहा कि कुम्हारी का गौठान अच्छे तरीके से संचालित हो रहा है। यहाँ पर स्व सहायता समूह की महिलाएं केले की खेती कर रही हैं और इसे बेच भी रही हैं। यहाँ गोबर का भी बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि गोबर से बिजली बनाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा सकता है। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के अलावा स्थानीय सामाजिक संगठनों और पत्रकारों के लिए द कश्मीर फाइल्स के प्रदर्शन का आज एक विशेष शो आयोजित किया गया। गौरतलब है कि कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर बनी ये फिल्म इस समय देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है।
फिल्म प्रदर्शन के बाद राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में सच को सामने लेकर आती हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की गई, उसे इस फिल्म के जरिए सामने लाया गया है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के हित के जो भी विषय होते हैं उन तमाम विषयों पर वो बोलते हैं, और उन्होंने कश्मीर फाइल्स को देखा है, और चूंकि वो स्वयं उससे रूबरू होकर गुजरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उसी जगह पर शहीद हुए हैं, तो हम हमेशा ये नारा लगाते थे कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उस नारे का अर्थ इस कश्मीर फाइल्स में अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। सरोज पांडे ने कहा कि समाज के ज्वलंत मुद्दों और गंभीर समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म एक प्रभावशाली माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को देखकर करीब 3 दशक पुराने कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को लेकर लोग नए सिरे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक करीब 184 करोड़ कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब भी राज्यों के पास 17 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने बताया कि केंद्र सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति और दायरे को बढ़ाने के प्रति संकल्पित है। इसके लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अधिक टीके उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि वे सुनियोजित तरीके से टीकाकरण कर सकें। देश में कोविड टीकाकरण का अभियान 180 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 181 करोड़ 21 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 15,34,000 से अधिक टीके लगाए गए। कल 1,700 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय देश में 26,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। कल 3,000 से अधिक संक्रमित स्वस्थ हुए। इस समय देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण काफी कम हो चुका है। इस वजह से आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य होने लगी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण बहुत कम हो गया है। कल पूरे प्रदेश में करीब 6,500 सैंपल्स की जांच में सिर्फ 3 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। प्रदेश के 25 जिलों में कल कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं मिला। वहीं सिर्फ 3 जिलों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए। कल राजधानी रायपुर के अलावा राजनांदगांव और बिलासपुर में ही नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इस समय प्रदेश में कोरोना के 144 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अब छत्तीसगढ़ में भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। आगामी चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय अपने 2 दिवसीय प्रवास पर आज रायपुर पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी ने अगले साल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी अपना अभियान शुरू कर रही है और कल रायपुर में बदलबो छत्तीसगढ़ विजय यात्रा के माध्यम से उसकी शुरुआत करने जा रही है। इस विजय यात्रा का एक ही संदेश हम देना चाहते हैं कि जैसे दिल्ली में आम आदमी इकट्ठा हुए और दिल्ली में बदलाव किए, पंजाब में वहाँ का आम आदमी इकट्ठा हुआ, पंजाब में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के आम आदमी इकट्ठे होंगे तो छत्तीसगढ़ में बदलाव हो सकता है। जो काम दिल्ली में हो रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर भी हो सकता है। अपनी यात्रा के दौरान गोपाल राय आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की कार्य योजना तैयार करने के लिए आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे।
और राज्य में सदस्यता अभियान की नए सिरे से शुरुआत करेंगे। गोपाल राय ने आज राजधानी रायपुर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन भी किया। आज विश्व गौरैया दिवस है। इस पक्षी के संरक्षण और इनके विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाया जाता है। इस प्रजाति की संख्या में तेजी से कमी को देखते हुए इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस समय घरेलू गौरैया की प्रजाति लगभग लुप्त होने के कगार पर है। कुछ समय से गौरैया की संख्या में काफी कमी आई है और इनके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस दिवस पर गौरैया के संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को गौरैया पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है। विश्व गौरैया दिवस मनाने का एक मकसद ये भी है कि हमारे युवा और प्रकृति के प्रति उत्साही लोगों को गौरैया से प्रेम करने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इधर छत्तीसगढ़ में भी गौरैया सहित अन्य दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में गौरैया के संरक्षण के लिए महासमुंद में वन विभाग ने अनोखी पहल करते हुए मोर चिरैया नाम से एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में छात्र छात्राओं ने जहां घोंसला बनाना सीखा, साथ ही गौरैया के संरक्षण के लिए गर्मी के मौसम को देखते हुए सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने घरों में एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में दाना रखने का भी संकल्प लिया। इस कार्यशाला में कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर और पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी चिड़ियों के लिए घोंसला बनाना सीखा। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि गर्मी के मौसम में पक्षियों की सुरक्षा के लिए हम सभी को मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। यदि सभी लोग अपने अपने घरों में घोंसला बनाकर रखेंगे तो धूप से बचने के लिए पक्षी इन घोंसलों में आकर आसरा जरूर लेंगे। उन्होंने कहा कि ये हम सब की जिम्मेदारी है कि गौरैया का गौरव लौटाएं, ताकि फिर से लोगों के आंगन और छत पर गौरैया फुदकती नजर आए। जगदलपुर के महारानी अस्पताल में प्रसव कक्ष और मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर को लक्ष्य कार्यक्रम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट से सम्मानित किया है। यह सम्मान विभिन्न स्तर पर किए गए मूल्यांकन में प्राप्त हुए अंकों के आधार पर दिया गया है। गौरतलब है कि बीते 2 वर्षों के दौरान महारानी अस्पताल में अधोसंरचना, मानव संसाधन और सुविधाओं के संबंध में किए गए प्रयासों के अलावा यहां के मेडिकल स्टाफ के समर्पित कार्यों की वजह से अस्पताल को ये उपलब्धि हासिल हुई है। महारानी अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार के मूल्यांकन के मापदंड काफी सख्त होते हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल में मौजूद बुनियादी सुविधाओं के साथ ही पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता के कारण ये उपलब्धि अस्पताल को मिल सकी है। महारानी अस्पताल जो कि बस्तर में स्थित है को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। अस्पताल में प्रसूति विभाग की प्रमुख डॉक्टर शांति पांडे ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों और चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं का आकलन किया गया। इसके आधार पर ही अस्पताल को ये राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि में अस्पताल के सभी नर्सिंग, पैरामेडिकल और प्रबंधकीय अमले का विशेष योगदान रहा है। कहते हैं कि मन में अगर सच्ची लगन है और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता जरूर मिलती है। इसे सही साबित किया है भिलाई की रहने वाली सरोजनी पाणिग्रही ने। सन 2007 में सरोजनी के पति की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद पति की मौत का सदमा और बच्चों की जिम्मेदारी सरोजनी को अकेले उठानी पड़ी। सरोजनी ने विचलित होते हुए बिना जिम्मेदारी संभाली और चुनौतियों का डटकर सामना किया और उनकी मेहनत के आगे तमाम चुनौतियों ने खुद ही दम तोड़ दिया। विषम परिस्थितियों के बावजूद सरोजनी ने न सिर्फ अपने पति की कंपनी को संभाला, बल्कि कुछ ही वर्षों में अपनी मेहनत से एक और कंपनी खड़ी कर दी। इसके लिए उन्हें जिला उद्योग और व्यापार केंद्र ने भी पूरा सहयोग किया। सरोजनी की कंपनी में इस समय करीब 50 कर्मचारी काम कर रहे हैं और वर्तमान में कंपनी का टर्नओवर तेजी से बढ़ रहा है। अपनी कंपनी को वे पूरा समय देती हैं। सरोजनी का कहना है कि कंपनी और व्यापार से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अपने पति की मेहनत को वे जाया नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए हर चुनौती को उन्होंने स्वीकार किया। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मशीन शॉप था मेरे पास। मेरे को इस काम का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड का इतना मेहनत था उस वर्कशॉप में कि मुझे इसको
संभालने की एक ललक थी, मेरा जुनून था कि नहीं, मेरे हस्बैंड का जो मेहनत है वो मेरे उसको जाया नहीं होने देना चाहती थी। इसी के लिए मैंने उनकी इंडस्ट्री को संभाला 2007 से। उसके बाद में सफलतापूर्वक काम करते 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 मैंने 2012 में मैंने और एक यूनिट अपनी बनाई, जो कि हथखोज में सरोज इंडस्ट्री के नाम से ही है। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बन चुकी सरोजनी इस समय लघु उद्योग भारती की महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वे इस संगठन के माध्यम से अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही हैं। अंत में मुख्य समाचार इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।